बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की। तो अभी हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 14 का हमने पढ़े थे। डी सीरीज़ पढ़ी थी, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो ये वाली चीज़ें, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वगैरह इनकी पड़ी थी। और यानी जो डी में ख़त्म हो रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ा था कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर ख़त्म होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एफ पे ख़त्म होती है वह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने इनकी पढ़ ली थी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और इनकी इरेगुलरिटीज़ वगैरह पढ़ी थी। अब हम इनकी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने लगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ये जो और ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह भी कहा जाता है। इनकी मुख्तलिफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। वी शुड अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जीज। बाइंडिंग एनर्जीज क्या होती हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये टफ होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। द टफनेस ऑफ मेटल इज ड्यू टू ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जीज। और इनकी टफनेस जो होती है वो बाइंडिंग एनर्जीज की वजह से आती है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। Reason: the s electron of outermost shell takes part in chemical bonding. Anyhow, along with that, the electrons of underlying half-filled d orbital also participate in bonding. जैसे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो स्कैंडियम की, जैसे कि उस दिन 21 हमने स्कैंडियम की लिखी थी, स्कैंडियम की, टाइटेनियम की होगी, वेनेडियम की। तो हम पहली 3 की लिख लेते हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इनकी 21 से लेकर होती है 30 तक। तो पहले 1s2 अगर इसकी लिखें, स्कैंडियम के 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब ये इधर तक 2 हो गया, इधर तक 8, इधर तक करें तो 10 हो जाते हैं, 10 और 20 और ये 30। तो ये 8 हो गई, ये 2 हो गई, टोटल हो गए 10 और 20, और एक 3d1 आ जाएगा। 4s2 और 3d1, जैसे कि इसमें आ गया, अब 3d1 आ गए, इसमें 3d2 आ जाएगा, इसमें 3d3 आ जाएगा। इसी तरीके से और आगे चलें तो 3d4, क्रोमियम में 3d4 आ जाएगा। और इसका हमने पढ़ा था कि क्रोमियम का केस एक्सेप्शनल होता है। तो जैसे कि इसके 22 है, 23, 24। मैंगनीज में तो सारे साइडों पे हाफ फिल हो जाएगा। जैसे कि 4s, ये सारे के सारे 3d वाले हैं। 4s2 में इधर बना देता हूँ, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसका है 25। तो इधर ये 3d5 तक आ गए, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि s की एक ही होती है, और जो p होते हैं, एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से जो पी होती है उसमें पी एक्स, पी वाई और पी जी आ जाते हैं। इसी तरीके से डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र और डी जेड स्क्र आ जाते हैं। इसी तरीके से फिर एफ वाले भी होते हैं। लेकिन हम फिलहाल डी ब्लॉक सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये वाले आ रहे हैं। ये 4s2 तो सारों में आएगा, स्कैंडियम में भी 4s2 आएगा। और अगर मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, S2 सारों में आएगा। उसके बाद क्योंकि फिलिंग पहले S2 में होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, फिर मोर एनर्जी वाले उसके बाद फिल होंगे। क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है तो इसलिए 4s में ये पहले फिलिंग होगी। बहरहाल स्कैंडियम में भी 4s2 आता है, टाइटेनियम में भी 4s2, उसके बाद वेनेडियम में भी 4s2। इधर 4s2 आएगा, लेकिन कहा जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हाफ फिल जो होती है सारों से पहले ज़्यादा स्टेबल होती है, जो फुल फिल हो, जो कम्प्लीटली फिल हो। उसके बाद जो होते हैं वो हाफ फिल वाले जो होते हैं, अगर मैं इधर 10 लिख दूँ तो कम्प्लीटली फिल वाले मोर स्टेबल होते हैं। फिर उससे कम जो हाफ फिल वाले होते हैं, उससे कम जो होते हैं पार्शली फिल वाले जो होते हैं। अब ये वाला देखा जाए तो ये क्रोमियम का जो केस है, उसमें अगर उस दिन भी हमने बात की थी कि आप इलेक्ट्रॉन अगर इधर इस तरीके से लिखते हैं तो ये स्टेबल कम स्टेबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आ जाता है तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये भी हाफ है और वो भी हाफ है। इसलिए क्रोमियम की उन्होंने 3d4 ही बनाया, 5 ही बनाई हुई है। 3d5 है और एस में से एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया। एज इट इज बाकी भी चलते जाएंगे। ये वेरिएबल बारल ऑक्सीडेशन स्टेट थी।
तो पहले पढ़ लेते हैं वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी डी ब्लॉक। वो कहते हैं जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, क्योंकि पीरियड में आप लोगों को पता है कि ग्रुप पीरियड में एक एक प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाता है, इसी तरीके से ये ट्रांजिशन मेटल जो है स्कैंडियम इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये इस तरीके से बढ़ते जाते हैं इस तरीके से पीरियड में। वो कहते हैं जैसे जैसे हम डी ब्लॉक में पीरियड लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 5b। वो कहते हैं तो 5b तक इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बढ़ते जाता है। जरूरी बात है, जो प्रोटॉन आप लोगों को पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, प्रोटॉन की जो नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के। तो ग्रुप में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ऑर्बिटल में अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब प्रोटॉन बढ़ रहे होंगे तो सारी बात है इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीज कर रहे होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अप टू ग्रुप बी, दैट इज वेनेडियम फैमिली एंड 6b क्रोमियम फैमिली। जो उसने कहा है कि वेनेडियम फैमिली जो है वो उसको उसने कहा हुआ है अप टू ग्रुप दैट इज वेनेडियम फैमिली एंड 6b क्रोमियम फैमिली। 6b को उसने इसको क्रोमियम फैमिली को 6b कहा है, 6b, और वेनेडियम को 5b। यानी अगर मैं इधर लिखूं तो वेनेडियम 5b, क्रोमियम जो है वो 6b फैमिली। आफ्टर दैट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट। वो कहता है कि इधर तक जब हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन सिंपल जा रहे होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल सिंगल, इधर भी सिंगल हो गया, इधर तक मैंगनीज तक सिंगल है। उसके बाद जब आयरन के बाद से स्टार्ट होती है तो पेयरिंग शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि आप लोगों ने इधर देखा कि अगर आयरन का 26 है प्रोटॉन नंबर, तो 4s2 के बाद 3d 4s2 के बाद 3d6 आएगा, तो इधर से पेयरिंग शुरू हो गई है। इसी तरीके से कोबाल्ट में फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और निकल में फिर इलेक्ट्रॉन 3d इसमें एक्स वाई में भी आ जाएगा, कॉपर में फिर इलेक्ट्रॉन 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी आ जाएगा, और साथ क्योंकि स्टेबिलिटी है तो वही चीज जैसे क्रोमियम के केस में हुआ है वही चीज जो कि क्रोमियम के केस में या वही कॉपर के केस में भी हो जाएगी। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के और 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी जो लास्ट वाला होता है 3d उसमें आ जाएगा, 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है, 3dz स्क्वायर है जो लास्ट वाला है। तो ये वाला जो है ये 3dz स्क्वायर है। तो कॉपर के केस में भी यही होगा कि जैसे कि क्रोमियम के केस में हुआ है, यानी 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, तो ये वाला जो कॉपर का होगा वो सारे जो डी वाले होंगे वो फिल होंगे, पेयर में होंगे, यानी 3d एक्स स्क्वायर 3d वाई स्क्वायर 3d z स्क्वायर 3d एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3d आखिरी वाला z स्क्वायर, 3d एक्स वाई 3d वाई जेड 3d z एक्स 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3d z स्क्वायर सारे में फिल होंगे कॉपर के। और जो 4s2 होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और बाकी जिंक में तो सारे कंप्लीटली फिल होंगे, 3d एक्स स्क्वायर 3d एक्स वाई 3d वाई जेड 3d z एक्स 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3d z स्क्वायर तो सारे कंप्लीटली फिल होंगे जिंक वाले। तो उसके ये तो आगे उसके बाद तो यही वो कह रहा है कि आफ्टर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स हो जाता है, द अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो एट ग्रुप 2b, कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं ग्रुप 2 में। इट मींस दैट बाइंडिंग फोर्स गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू क्रोमियम। वो कह रहे हैं तो इसी वजह से जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्रोमियम तक इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इधर, इस साल भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यानी जरी बात है जिसके साथ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और क्रोमियम ने एस से भी बॉन्ड बनाना है और डी से भी ऑर्बिटल से भी बॉन्ड बनाना है। जरी बात है इधर भी अनपेयर है इधर भी अनपेयर है, तो वो चाहेगा कि ये पेयरिंग हो जाए अपने कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्रोमियम की भी बॉन्डिंग होगी, बाइंडिंग एनर्जी इसीलिए क्रोमियम तक बढ़ती जाती है बाइंडिंग एनर्जी, एंड देन डिक्रीजेज आफ्टर दैट। क्रोमियम तक बढ़ जाती है, उसके बाद ये बाइंडिंग एनर्जी उसके बाद कम हो जाती है, यानी मैंगनीज में कम हो जाती है। उसके बाद दिस इज शोन फॉर द एलिमेंट ऑफ 3d एंड 5d सीरीज इन फॉलोइंग ग्राफ। यानी देखा जाए तो इधर दोबारा बना लेते हैं, ये तो चीज थी टेबल से समझाने के लिए, यानी क्रोमियम तक बढ़ी है उसके बाद कम होने लग पड़ी। अब दोबारा अगर इसको ग्राफ की फॉर्म में इधर लिखते हैं, इसका जो ग्राफ है, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है पोटेशियम की, स्कैंडियम से शुरू करते हैं, चलो पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज
और आयरन का फिर बढ़ गया, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की फिर कम होगी। अब ये इसका ट्रेंड जा रहा है इस तरीके से। अब इसमें क्या खुसूसियत है, हम देख रहे हैं कि पोटेशियम है फर्स्ट ग्रुप से। पोटेशियम का कौन सा ग्रुप है, 19 प्रोटॉन नंबर इसका होता है, और इसका हाली ने के ये 11 और ये पोटेशियम 4s1 चौथा पीरियड है हाली ने की। और ये पोटेशियम का 4s1 आ रही है। और कैल्शियम की देखा जाए तो इधर से लिथियम के आगे बी का, और पोटेशियम से ये आगे ये है 4s2, इसकी है 4s2, और इसकी आगे फिर 4s2 3d1, इसकी 3d2, इसकी 3d3। इसकी क्रोमियम का, क्योंकि वही बात है स्टेबिलिटी की वजह से हमने क्या पढ़ा था, क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होती अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ना आता। जारी बात है अब इधर तक ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसको क्रोमियम को क्योंकि स्टेबल करने की वजह से, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। तो क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया तो जारी बात है रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम के से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ चुका है। जारी बात है जब स्टेबिलिटी इसमें शो कर दी है तो रिएक्टिविटी फिर कम हो गई है, तो इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। तो उसके बाद आगे आ जाते हैं, यानी रिएक्टिविटी देखा जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी हम कह सकते हैं, रिएक्टिविटी जितना ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जारी बात है उतना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग करेगा। तो पर मैंगनीज की आ जाती है। अब बात मैंगनीज की आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कम है, क्योंकि ये 4s2 भी इसका स्टेबल है, और क्योंकि ये क्रोमियम से भी ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्रोमियम से भी कम होगी, क्योंकि इसका हमने कहा था कंप्लीटली फिल जो होते हैं वो हाफ फिल से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये हाफ फिल था, ये कंप्लीटली फिल था, ये से भी ज्यादा स्टेबल है। तो मैंगनीज। उसके बाद आयरन की बात की जाए तो आयरन में अब ये दोबारा पार्शली फिल हो गए, दोबारा अनपेयरिंग शुरू स्टार्ट हो गई है, 1 2 3 4 अनपेयर है, तो दोबारा ये इसकी इंक्रीज करने लग पड़ी। फिर कॉपर की जाएंगे, फिर कॉपर में क्या होगा, मैं इधर से अगर कॉपर का लिख दे तो ये कोबाल्ट का, तो जारी बात है ये इंक्रीज कर रही है। फिर निकल की देखा जाए तो निकल की भी इंक्रीज करती है, या थोड़ा बहुत ही फर्क है आयरन कोबाल्ट और निकल में। फिर कॉपर का वही, कॉपर की दोबारा इसी वजह से डिक्रीज कर रही है, क्योंकि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो स्टेबिलिटी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है। अब कॉपर क्योंकि स्टेबल हो गया तो उसने इसकी बाइंडिंग एनर्जी को कम कर दिया। अब जिंक में क्या हो गया, जिंक में एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अब ये पूरा कम्प्लीटली फिल है, ये किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है जिंक को। जिंक एस भी कम्प्लीटली फिल है और डी भी कम्प्लीटली फिल है, 4s2 3d10, तो ऐसे इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इसकी बहुत ही ज्यादा कम होगी, ऐसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं करता क्योंकि स्टेबल है एक किस्म का 4s2। लेकिन वैसे देखा जाए तो जिंक का अगर 30 अगर हमने बनाना है तो 4s2 3d10 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। अब इसे 20 चाहिए, और तीसरे शेल में 4s2 3d10 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके भी आ जाते हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 3 आ गए, तो इसके इधर तक। और आखिरी जो 4 शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और जिंक मेटल, इसीलिए जिंक को मेटल कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल। ये Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो जिंक क्लोराइड, 2 क्लोरीन जुड़ते हैं साथ और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। दो जिंक के पास 2 फालतू है, क्लोरीन को 1 चाहिए, ये वाला एक क्लोरीन को मिल जाएगा और वो लेकर क्लोरीन -1 हो जाएगी, ये क्लोरीन को मिल जाएगा, क्लोरीन लेकर क्लोरीन -1 हो जाएगी, और Zn के ऊपर +2 जिंक क्लोराइड बन जाता है। तो ये इस तरीके से इनकी होती है बाइंडिंग और रिएक्टिविटी। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं, तो वो तो ये साफ नजर आ रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसी से ड्रा कर लेते हैं। इधर से मैं दोबारा बता देता हूँ इधर से ही कि ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये भी बात आप लोगों को पता होगी कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करें, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, ये पहला ग्रुप है। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप की बात की जाए, बेरिलियम 2s2, मैग्नीशियम 3s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसकी इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और ये तीसरे ग्रुप की बात की जाए तो
आगे आ जाता है हाइड्रोजन बेरिलियम लिथियम बेरिलियम बोरान आ जाता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। इसमें फिर जारी बात है 2s2 और 2p1 आ जाता है, तो ये +3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 इसकी ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन की देखा जाए तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, -3 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और आगे बाकी वो स्टेबल होते हैं। तो जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसकी उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी +6 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, या तो ये 6 लूज करके स्टेबल हो जाते हैं, और इसकी +5 भी हो सकती है और -3 भी, यानी 5 और 3। फ्लोरीन किसी तरीके से 7 और 1, यानी फ्लोरीन 7 लूज कर सकता है या 1 गेन कर सकता है। तो जो स्टेबल होती है वो -1 होती है, क्योंकि 7 लूज करना मुश्किल होता है, तो वो 1 गेन कर लेते हैं। तो बहरहाल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है हैलोजन वगैरह की। तो उसके बाद ये पढ़ लेते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि सारी बात है मेटल्स जो हुए, क्योंकि उन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, और मेटल जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो लूज करते हैं उनके ऊपर कैटाइन वो बन जाते हैं, उनके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। सो दे हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल 3d सीरीज एलिमेंट्स शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन एडिशन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो वो कह रहे हैं कि इसमें सारे जो हैं 3d सीरीज की, जैसे हमने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक की बात की, ये जो 3d सीरीज है वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी चौथे शेल में, क्योंकि हमने बात की जिंक का, जब मैंने बताया था, तो जिंक अगर आखिरी शेल ड्रा करें तो इसके आखिरी शेल में क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसलिए ये जितने भी एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ये चौथे शेल के जो उनके होते हैं, ताकि ये स्टेबल हो जाए। और आखिरी शेल में जरी बात है तभी स्टेबल होंगे जब आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, क्योंकि एक दूसरा तरीका ये स्टेबल करने का कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट रूल अपना मुकम्मल कर लें, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इनका आखिरी शेल में फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये थी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सारे शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द रीजन इज दैट दे हैव d एलिमेंट। तो अच्छा, एक होती है कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट ये होती है, जैसे कि हैलोजन की कांस्टेंट है, हैलोजन की -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, इसलिए -1 शो करते हैं, इनकी कांस्टेंट है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल का मतलब कभी ये +2 शो करेंगे, कभी ये +3 भी बाज का शो कर रहे होते हैं, कभी ये +4 भी शो कर रहे होते हैं, कभी ये +5 भी शो कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कभी ये +2, कभी +3, कुछ होंगे +4 तक शो करेंगे। इस तरीके से ये चाह रहे होते हैं, वेरिएबल होती है, यानी जरूरी नहीं है, जैसे कि हैलोजन की ये -1 ही है, कांस्टेंट है, 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन की ये -2 कांस्टेंट है, 1 ही ऑक्सीजन। लेकिन इन ट्रांजिशन मेटल्स की बाज का ये जो कलर इफेक्ट वगैरह आते हैं, ये भी इसी वजह से आते हैं कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बाज़ का किससे रिएक्शन कर रहे होते हैं, बाज़ का कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। द रीजन वाई दे हैव d एलिमेंट्स इन एडिशन टू द s इलेक्ट्रॉन पर्पस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जरी बात है, बॉन्ड बनाने के लिए इनकी d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, s के साथ साथ d ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। These elements have several n-1 d and ns electrons, यानी इनके n-1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स होते हैं। एलिमेंट्स हैव सेवरल n-1 d ऑर्बिटल्स। जरी बात है n-1, जैसे कि ये आप लोगों को पता चल गया कि n ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन अब d में आ रहे हैं, इधर अब d में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर d में 4-5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जैसे निकल गया। तो ये और ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द एनर्जी ऑफ n-1 d एंड ns इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी इनकी जो s और d की जो एनर्जी है, अगर एनर्जी की बात की जाए, क्योंकि ये बात तो आप लोगों को पता है कि जो न्यूक्लियस के करीब होता है वो उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, और न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे कि इसकी एनर्जी 2 है, तो और इसकी इधर भी इलेक्ट्रॉन है इधर, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा, ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाते उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जारी बात है, चौथे शेल है उसकी एनर्जी 4s2 जो चौथे शेल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी बनिस्बत थर्ड शेल के, तो थर्ड शेल की एनर्जी कम होगी।
थर्ड सेल की एनर्जी कम होगी, जो दूर जाते जाते उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, जो न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा। तो चौथे शेल की एनर्जी जो है वो ज्यादा है बनस्बत डी की एनर्जी इधर जो तीसरा शेल है, तीसरे शेल की अगर बात की, तीसरे शेल की एनर्जी कम है और चौथे शेल की जो 4s2 जो चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन होगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑर्बिटल की एनर्जी होती है स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि रदरफोर्ड वगैरह या बोर एटॉमिक मॉडल में भी हमने ये बात पढ़ी थी। न्यूक्लियस के करीब जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है। तो चौथे शेल की एनर्जी ज्यादा होगी उस हिसाब से। तो वैसे वो कह रहे हैं कि एन एस और एन डी की जो एनर्जी है वो बहुत आपस में क्लोज होती है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। द n-1 d इलेक्ट्रॉन आर इजीली लॉस्ट एज ns इलेक्ट्रॉन। तो वो कहते हैं इसी तरीके से, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, डी की और 3d की जो सीरीज है, डी की और 4s की, इनकी आपस में एनर्जी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरीके से क्योंकि 4 जब s में से 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, इसी तरीके से डी का भी 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इधर टाइटेनियम के +2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, वेनेडियम के +3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। तो क्रोमियम कभी कभी 4-5 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाते हैं। ये +6 क्रोमियम यानी 6 बॉन्ड बना सकते हैं। क्रोमियम के जो है क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, क्रोमियम पेंटाकार्बोनाइल, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल वगैरह, ये मुख्तलिफ लिगेंड्स वगैरह से साथ जुड़े होते हैं। तो हेक्साकार्बोनाइल 5, इसके एक ये वाला जरी बात है। अब क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इधर इधर इधर, यानी ये 6 बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल कंपाउंड्स मेटल कार्बोनाइल वगैरह में भी ये पढ़े जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल कार्बोनाइल्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं स्टडी किया जाता, वो इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाता है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादातर इनऑर्गेनिक से रिलेट कर रही होती हैं, इसलिए। तो ये चीज आ गई। उसके बाद इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स द ऑल s and d इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, यानी ये जितने भी s और d के इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे। जैसे कि हमने बात की s की 1 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गया, अब ये भी बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएगा और ये भी बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद अगर फर्ज करें, मैं कहता हूँ अगर मैं इसी से और एग्जांपल आपको दूं कि ये बॉन्डिंग में s भी हिस्सा ले रहे होते हैं और हेक्साकार्बोनाइल, अब फर्ज करें हमने टोटल पूरे करने में 18 इलेक्ट्रॉन रूल इसे कहा जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की अब बात अगर हम करें क्रोमियम की, तो इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, D5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल, अब मैंगनीज के साथ चलो मैंगनीज का भी पढ़ लेते हैं। क्रोमियम जब बॉन्ड बनाएगी तो हेक्साकार्बोनाइल होगा, और मैंगनीज जब बॉन्ड बनाएगा तो ये पेंटाकार्बोनाइल होगा। तो ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये किस वजह से, क्योंकि अब इसकी बात की जाए तो इसका 25 इलेक्ट्रॉन है, 25। तो डी में कितने आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, और ये जो होता है ये कितने डोनेट करता है, कार्बोनेट जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 5 are 10, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और 18 बनाने होते हैं, और मैंगनीज के 4s2 भी अगर हम ऐड कर लें 4s2 तो इसका बन जाता है D7, ये बन जाते हैं डी में 7 इलेक्ट्रॉन। उस हिसाब से अगर हम 4s के भी अगर लें, तो क्रोमियम के अगर हम लें D5 अगर हम कह लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसने तो 12 दे दिए, और इसके 24 हैं, तो 4s2 और 3d। डी की अगर बात की जाए तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं क्रोमियम के, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 5। और एक एस का, यानी एस को भी मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाते हैं। अगर एस और डी को मिला लें तो इस तरीके से इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो जाता है। यानी एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इन्हें मेटल कार्बोनिल्स कहा जाता है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 जुड़े हैं, तो 2 6 are 12, तो ये 12 हो गए। और क्रोमियम के अपने जो है एस के और एस के अगर हम मिलाएं और डी के मिला लें, 4s2 और 3d4, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बन गए, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन। और मैंगनीज की जब बारी आएगी तो मैंगनीज के 5 और 6 7, मैंगनीज के 7 हो गए, और कार्बोनिल अगर देगा तो वो जारी बात है 10 7 10 लगेंगे, तो टोटल 17 बन है। तो इसके साथ 18 इलेक्ट्रॉन रूल मुकम्मल करने के लिए -1 का चार्ज ऊपर हम डाल देते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी और के थ्रू गेन करेगा, -1 आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ कार्बोनेट वगैरह में स्टडी किए जाते हैं। तो उसके बाद अगर फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि इसके साथ मैं 7 कार्बोनेट लगा देता हूँ, तो अब ये कितने बन गए, 7 कार्बोनेट अगर मैं लगाता हूँ तो ये बन गए टोटल
तो फिर ये 14 डोनेट करेगा, 14 और 6 तो 20 हो जाते हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए +2 का साइन में ले दूंगा, यानी ये s के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसलिए ये s के जो +2 लिखा है, तो ये इसका ये मतलब है कि क्रोमियम ने अपने बाकी इनसे बॉन्ड बना लिए और एक s को लूज कर दिया है। तो ये चीज थी जो मैं समझाना चाहता था कि +2 जो आते हैं, यानी इस तरीके से हम कंप्लीट करने के लिए, यानी 18 इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रूल कहा जाता है या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बनाने के लिए। जैसे इसमें हमने किया है कि मैंगनीज टोटल बॉन्ड बना रहा था 5 बॉन्ड बना रहा था, तो अगर मैं इधर 6 लगा देता हूँ, इधर 6, तो अब क्या होगा, 2 6 are 12, तो ये 12 हो जाएगा। और मैंगनीज के अपने S और D के मिलाओ तो कितने होते हैं, S और D के मिलाओ तो 7 होते हैं। तो 7 इसकी हो गया, 12 इसके, ये टोटल कितना हो गया, 19 हो गया। तो अब 19 तो 18 से ज्यादा है, इसका मतलब 18 बनाने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर +1 का चार्ज हम ले आएंगे, +1 का चार्ज, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो तब ये इसके 18 हो जाते हैं, तो ये स्टेबल हो जाते हैं। अब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल के मुताबिक आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के मुताबिक आ गया। तो इस तरीके से इनकी S के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं और D के भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो द फॉलोइंग टेबल शो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +3 आर मोर कॉमन। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी इन सारों में +2 और +3 जो है वो बहुत कॉमन है, हर में तकरीबन सारी +2 और +3 तक तो सारे शो करेंगे। S वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सारे लूज कर देंगे चौथे शेल के, और D में से कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई 2 इलेक्ट्रॉन, वो इस तरीके से मैंने समझा दिए होंगे, वो सारे फिर लूज करके स्टेबल कंपाउंड बना देंगे। जैसे कि मैंने ये बताया मेटल कार्बोनाइलेट, जब किसी भी कार्बोनाइलेट आ जाता है, ये तो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं सारों को, मेटल कार्बोनेट्स वगैरह को। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी ये। और दूसरी बात ये कि ये स्टेबल करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के मुताबिक। और मेटल, अगर मेटल के साथ कोई कार्बोनाइलेट लगा और स्टेबल करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी के ऊपर -1 आएगा, 18 जिसके 17 बने हुए, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 मुकम्मल करेगा। इसी तरीके से किसी के अगर बन रहे हुए 20 या 19 बन रहे हुए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 18 के मुताबिक बनाने की, इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहा जाता है। इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो ये स्टेबल होने के कारण, तो इनको जब मेटल के साथ ये -1 का चार्ज आ जाता है, इन्हें हम मेटल कार्बोनाइलेट कहा जाता है। ये तो होते हैं मेटल कार्बोनल्स, मेटल कार्बोनल, इन्हें कहा जाता है मेटल कार्बोनाइलेट्स, मेटल कार्बोनाइलेट जो -1 का चार्ज आ जाए। अब वो कहते हैं कि स्कैंडियम भी जारी बात है 4s2 और 3d1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस ये +2 की वैलेंसी भी शो कर है और +3 की भी जारी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शो करेगा तो +2 आ जाएगा। और जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा स्टेबल होने के लिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा, तो +3 का भी वैलेंसी आ जाएगी। इसी तरीके से टाइटेनियम देखा जाए तो +2 भी शो करता है, +3 भी शो करेगा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा तो +4। इसी तरीके से वेनेडियम +2 भी शो करेगा, +3 भी, +4 भी, +5 भी, वेनेडियम +5 भी शो करता है। इसी तरीके से क्रोमियम जब आ जाता है तो क्रोमियम 6 तक शो करता है। 2 इधर से क्रोमियम ने निकाले, ये 2 जो S लेते 2 और 3 4 5 और 6, ये वाला 6, क्योंकि ये तो मैं खुद देख रहा हूँ ना स्टेबिलिटी की वजह से। एक S में से ये क्रोमियम में ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर था, इधर से शिफ्ट होकर इधर है, तो वैसे दोबारा अगर इधर वापस डालें तो 4s2 और बाकी ये 3 4 5 6, यानी +6 तक वैलेंसी शो करता है। उसके बाद मैंगनीज की बात की जाए तो मैंगनीज क्या करता है, +1 भी शो करता है। मैंगनीज होता है वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंगनीज का अभी आप लोगों को मैंने शो करके दिखाया था, +1 जब शो करेगा मैंगनीज क्या बन जाएगा, मैंगनीज इसी के नीचे लिख देते हैं। मैंगनीज फर्ज करें, मैंगनीज के साथ कार्बोनेट जुड़े हुए, मैंगनीज के साथ S और D के मिलाएं तो 4s2 3d5, और कार्बोनेट के साथ कितने जुड़े हुए 5, तो ये 7 हो गए और 10 ये 17। लेकिन अगर मैं इसे काट देता हूँ 6, तो ये 12 हो गया, 12 और 7 कितने होते हैं 19, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इस तरीके से ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो कर देते हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए +1 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बात की जाए तो ये +2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 की भी, +4 की भी, और ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देते हैं। मैंगनीज की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 भी लूज कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से,
लेकिन इसको उसके साथ कंपेयर अगर हम करें जो आम 17 होते हैं, फर्ज करें हेलोजन के साथ मैं कंपेयर करूं कि हेलोजन के 7 इलेक्ट्रॉन का लूज करना और इस मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन का लूज करना, तो मैंगनीज के अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ये ज्यादा आसान है, ये फेवरेबल है। वो फेवरेबल नहीं है क्योंकि इसमें से ये S और D के इलेक्ट्रॉन निकलें, तो S के चौथे शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत आसान है, और D के भी 5 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको लोगों को इसको कंपेयर करके भी बता देता हूँ एक बार कि हेलोजन के और इसके मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन का लूज करना। फर्ज करें मैंगनीज का प्रोटॉन नंबर जैसे कि 25 है, तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 5, 6 और ये 8 आ गए, और तीसरे में फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जैसे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 4s2 तो और 3d5 बनती है मैंगनीज की। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में फिर उन्होंने लिखे हुए 8 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 इलेक्ट्रॉन और वो इधर पुट कर देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये जो है ये 5 मैंने बना दिए 3d5 के। और अब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन बनाता हूं इसका और इसका, ये है मैंगनीज। और इसी तरीके से मैंने कहा था क्लोरीन हेलोजन के अगर कंपेयर की जाए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अगर कंपेयर किए जाए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये मुश्किल है बहुत, क्योंकि ये ऑक्टेट ये ऑक्युपाई करेगा नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि जो हीलियम और नियॉन जो होते हैं, हीलियम के मुताबिक हीलियम को देख कर डुप्लेट रूल बनाया गया था कि जो हीलियम स्टेबल गैस है, जो इसके करीब एलिमेंट्स होंगे हीलियम के, वो डुप्लेट रूल को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे 1s2 यानी डुप्लेट रूल को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो पहले शेल के। और उसके बाद जब आ जाएगा, जब पहला शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जो नियॉन के करीब होंगे वो ऑक्टेट रूल की तरफ जाएंगे, वो डुप्लेट रूल की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसको ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट बनाएगा तो ये स्टेबल नहीं है, ये एक किस्म का अनस्टेबल है, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, और ये ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगा नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि NS2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं इसके, 10 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2 और दूसरे में 8, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और -1 का चार्ज डेवलप कर लेगा। तो लेकिन ये जो है ये +7 लूज करना इसलिए आसान है क्योंकि एक तो ये 2 तो वैसे ही लूज हो जाएंगे चौथे शेल के, और बाकी अगर ये 5 अब ये लूज कर देते हैं तो ये फिर भी स्टेबल है, क्योंकि हमने कहा था कि तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 है, और 18 मुकम्मल करने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे 18 तीसरे शेल में, क्योंकि क्या है तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो जरी बात स्टेबल होगा फिर भी। लेकिन अब ये ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो अब क्या करते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो फिर इसके आखिरी शेल में फिर 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फर्स्ट मैंगनीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये तो 2 हो गए खत्म। अब आगे आ जाता है तीसरे शेल में अब इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं कितने 8 और 5 यानी 13 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये क्या करेगा 8 13 में से 5 निकालो तो 8 बच जाते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ये लूज करता जाएगा ये स्टेबल होता जाएगा, क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये अब क्या बन गया मैंगनीज, हम मैंगनीज के पढ़े थे, और ये प्लस इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए +7 लूज कर दिए, एस के भी 2 इलेक्ट्रॉन और डी के भी, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ उल्टा मूव कर रहा है लूज करके, और ये अगर लूज करता जाएगा तो ये अनस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के करीब कब है, ये 1 इलेक्ट्रॉन करे तो ये स्टेबिलिटी गेन करे तो ये स्टेबिलिटी के करीब है, लेकिन ये जैसे जैसे लूज करता जाएगा ये अनस्टेबल होता जाएगा, और ये जैसे जैसे लूज करता जा रहा है ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के करीब जा रहे हैं और स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोबाल्ट जो होता है वो 2 3 4 5 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, निकल जो होता है उसके 2 3 4 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कॉपर वो भी 1 2 और 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरीके से जैसे कि कॉपर में दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी आसानी से समझ आ जाए। कॉपर के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4s में इधर कॉपर का अगर मैं बनाता हूँ 29, तो 3d1 4s2 3d9 4s2 3d9 होते हैं। तो ये
वो तो हमने फिर बाद में कहा था कि स्टेबिलिटी की वजह से हम एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आते हैं ताकि ये कम्प्लीटली फिल हो जाए, और ये क्योंकि ये वाला अब है कम्प्लीटली फिल और ये पार्शली फिल है, लेकिन जब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो ये हाफ फिल है, वो भी स्टेबल है, और ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ये भी स्टेबल है। तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ चला जाता है। तो ये +1 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और +2 की भी शो करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, जैसे कि पहले हमने लिखा हुआ था। और +3 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, यानी ये तीनों ही लूज कर दे। चौथे शेल में भी सभी लूज कर दे, और डी के भी बाकी 3 इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। कॉपर +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिंक जो होता है क्योंकि उसका डी इलेक्ट्रॉन सारा कंप्लीटली फिल होता है, उसके 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिंक जो होता है वो इस तरह नहीं करेगा जैसे भी हमने मैंगनीज के केस में पढ़ा कि डी मैंगनीज लूज कर देगा। तो डी के जिंक के क्योंकि डी कंप्लीटली फिल है, तो जिंक के आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं चौथे शेल में, तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आगे आसान है, थ्योरेटिकल है, ये समझने वाली चीज़ थी। आगे कैटालिटिक एक्टिविटी है, ये कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, जैसे कि निकल भी हमने पढ़ा कि अल्कीन की हाइड्रोजनेशन की जब हमने बात की है तो हमने कहा था निकल, प्लेटियम और प्लेटियम वगैरह जो होते हैं ये कैटलिस्ट के तौर पर होते हैं। और कैटलिस्ट वो होते हैं जो फर्ज करें, वो कैटलिस्ट वो नहीं होता कि कोई ऐसा रिएक्शन जो कि अनफेवरेबल हो, इम्पॉसिबल हो, नॉन स्पॉन्टेनियस को वो स्पॉन्टेनियस के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं। कि ऐसा रिएक्शन जो कि हो ही ना सकता हो, उसको कैटलिस्ट अगर कैटलिस्ट के डालने से वो ये नहीं होगा कि हम कैटलिस्ट डालेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा। कैटलिस्ट सिर्फ इतना करता है कि अगर कोई काम जो होता है वो 10 मिनट में होना होता है तो वो 5 मिनट में कर देगा, यानी वो रिएक्शन को तेज कर देता है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन कर देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह को कम कर देते हैं। द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल को कैटलिस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। द रीजन इज दैट ट्रांजिशन मेटल शो द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये फिर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो रिएक्टिव होते हैं, जरी बात है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब है ये +5 भी करके रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं, +4 करके भी रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं, +3 करके भी रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो इस तरह हम करते हैं क्योंकि अगर कोई रिएक्शन है तो ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, और मेटल कार्बोनेट्स के अंदर भी पढ़ा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह जो होते हैं, तो उसमें भी मेटल कार्बोनेट्स कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि जब कैटलिस्ट हम ऐड कर देंगे तो कोई ऐसा जो होगा रिएक्शन जो स्लो हो रहा होगा किसी वजह से, तो ये जाके उस जगह पर रिएक्शन कर देगा, वो रिएक्शन करेगा तो वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विद वेरियस रिएक्टेंट्स, तो ये इंटरमीडिएट्स बना देते हैं। इंटरमीडिएट्स ये होते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट्स वगैरह जो रिएक्शन के दरमियान में बन रहे होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह भी कहा जाते हैं, जैसे कि कार्बोकैटायन हो गया, कार्बेनाइन वगैरह हो गए, फ्री रेडिकल्स वगैरह हो गए, ये इंटरमीडिएट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। जैसे कि बेंजाइन वगैरह होगी, ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स वगैरह, ये सारे के सारे ये रिएक्शन के दरमियान में बन रहते हैं। जैसे फर्ज करें कोई रिएक्शन है CH4 फर्ज करो है, वो किसी के थ्रू या CCl3 कोई भी रिएक्शन होता है, दरमियान में कार्बोकैटायन बन जाता है। अगर मैं इसे जनरल लिख दूं, ये जिसमें 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से जो है बॉन्ड हट जाता है और इसके साथ इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो ये कार्बोकैटायन बन जाता है, कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन। तो कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन जैसे कहा जाता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, तो ये 3 बॉन्ड, तो इसे कहा जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो फिर आगे ये और रिएक्शन करेगा, कोई और इलेक्ट्रोफिलिक आएगा, वो इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, OH डेवलप हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के दरमियान में होते हैं, क्रिएट होते हैं। उसके बाद the reason is that the transition metals show the variety of oxidation state. In this way they can form intermediate products with various reactions. They can also form the interstitial compound which can absorb an activator to the reactant species. Some of the important examples of catalyst, यानी ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्टिवेटर को रिएक्टिंग स्पीशीज के साथ। सम ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट की अब उसमें एग्जांपलें दी हुई हैं कि कौन कौन से कैटलिस्ट, जैसे मैंने बताया निकल, प्लेटियम और प्लेटियम जो आते हैं वो किधर इस्तेमाल होते हैं। जो मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कि जो जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर है, जिंक भी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल अभी हमने पढ़ा है 3D10 सीरीज में आता है 4s2 3D10, और क्रोमियम हमने पढ़ा है 4s2 3D4 होते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। जब मिथाइल अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो
यानी मिथाइल अल्कोहल इसको कहा जाता है, मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड और दूसरा उन्होंने बताया जिंक ऑक्साइड, ये दो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद निकल तो मैं आप लोगों को बता दिए कि अल्कीन की हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हो जब अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, अल्कीन जब भी अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, हाइड्रोजनेशन हमने फर्ज करो इधर की हाइड्रोजन ऐड किया और साथ हमने निकल प्लेटियम दी, तो ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से अल्काइन भी जो होती है वो भी जब अल्कीन के अंदर कन्वर्ट होती है हाइड्रोजनेशन से, तो निकल प्लेटियम वगैरह इस्तेमाल होते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, ये इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सैचुरेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सैचुरेशन ऑफ अल्कीन्स की सैचुरेशन के लिए, यानी अल्कीन को डबल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना हाइड्रोजन ऐड करके। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर HNO3। अब नाइट्रिक एसिड जब बन रहा होता है, नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ये पढ़ना पड़ता है, मुख्तलिफ एसिड की प्रिपरेशन, जैसे HCl किस तरह बनता है, कास्टिक सोडा NaOH, उसके बाद ये HNO3 ये किस तरह बनता है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है, ये इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस ये MCQs में भी पूछा जाता है कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो है ये क्या होता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि MCQs में कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए बनाया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड आप लोगों ने लिखना होगा HNO3, और ये भी पूछा जा सकता है कि HNO3 किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। तो नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे जिनमें एक ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। आगे आ जाता है मैंगनीज ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो उसमें कैटलिस्ट के तौर पर मैंगनीज डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट के तौर पर। यानी मैंगनीज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन को फास्ट करने के लिए ये मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और मैंगनीज आपको पता है 4s2 3d5 होता है। वेनेडियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। यानी जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें वेनेडियम ऑक्साइड पेंटॉक्साइड इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट के तौर पर। आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन हैबर process। About 1% of sodium oxide or K2O and about 1% silicon dioxide and aluminum oxide are added as promoter के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मोलिब्डेनम इज आल्सो समटाइम्स यूज्ड एज अ प्रोमोटर, यानी आयरन बेसिक जो होता है वो कैटलिस्ट जो होता है अमोनिया को, जब हम अमोनिया की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हैबर प्रोसेस के लिए, हैबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया बना रहे होते हैं NH3 N2 + 3H2, इसके थ्रू जब हम हैबर प्रोसेस के जब अमोनिया बना रहे होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के, तो आयरन बन रहा होता है, आयरन कैटलिस्ट के तौर पर। तो वो कहते हैं कि साथ हम प्रोमोटर के तौर पर मोलिब्डेनम वगैरह भी डाल सकते हैं, और जो कैटलिस्ट होते हैं अबाउट 1% ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, यानी 1% सोडियम ऑक्साइड Na2 एंड पोटेशियम ऑक्साइड K2O। जाहिर बात है अब इनके साथ 2 इसलिए लगाए क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो पोटेशियम जो होता है वो एक पोटेशियम तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इसलिए साथ 2 पोटेशियम लगाना जरूरी है K2, क्योंकि ये 2 लूज करेगा तब ये 2 गेन कर सकते हैं। ये भी इसी तरीके से 2 लूज करेगा तब ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। तो उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, और 1% सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं। तो ये था मुख्तलिफ कैटालिटिक एक्टिविटी थी।